Then, my dear student, Welcome to all of you, your YouTube channel, Scholar with Sivakant. I am Sachin sir. In this video, I will teach you very interesting topic, that is digestive system. मतलब पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड बच्चों के लिए भी और जो वन डे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी। स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन इस समय पे कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, बहुत से बच्चे डरे हैं, अरे बाप रे बाप ऐसा ना हो कि कहीं इतना रिजल्ट ना आए मेरा अच्छा, कैसे मैं किसी चीज को पढ़ूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बायो समझ में नहीं आ रहा, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ कोटेशन यहां पे लेकर के आया हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत तो करनी है, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता बहुत दिन तक ठीक नहीं रहता है। शॉर्टकट से अगर आप सक्सेस हो जा रहे हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा आपको बेनिफिट या बहुत समय तक आप उससे खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेहनत करिए और मेहनत पे ही आपका सब कुछ डिपेंड रहेगा। चलिए उन बच्चों के लिए जो डर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए है, वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अब मैं कैसे पढ़ूं, कैसे समझूं, उनके लिए कोटेशंस लेकर के आया हूं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, साथी अर्थात बच्चों, ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो आपको बताना चाहता हूं बेटा, कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, सक्सेस झक मार के आपके साथ में आएगी, आपके पास आएगी और बोर्ड एग्जाम अच्छे से आप परफॉर्मेंस करोगे एग्जाम में बैठ करके। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेशन। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक्चुअली पाचन तंत्र का मतलब क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो यहां पे तंत्र या सिस्टम वर्ड जोड़ दिया गया है, इसका क्या मतलब है। तो याद रखिए कि कोई भी वर्ड, कोई भी कहीं पर भी अगर सिस्टम जुड़ा है, तंत्र जुड़ा है, तो उसका यह मतलब होता है कि उस कार्य को करने के लिए बहुत से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, अंग इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उसे सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम का मतलब क्या है कि समूह हो, किसी भी चीज का समूह हो जो अलग अलग, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वहां पे फेफड़ा भी आपका वर्क करता है, ब्लड भी आपका वर्क करता है, नॉस्ट्रिल या नाक, माउथ, ये सभी वर्क करते हैं। तो वो एक सिस्टम है। जब कई लोग मिल करके कार्य करें एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, कई ऑर्गन, अंग, तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। उसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो प्रकार के चरणों में हम उसका डाइजेशन देखेंगे। एक तो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ग्लैंड्स यानी ग्रंथि का किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में क्या रोल है, उसके बारे में देखेंगे। बट ज्यादा डेप्थ में ना जाकर के बहुत ऊपरी चीजें यहां पे समझेंगे इस क्लास में, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि पाचन आखिर हम लोग करते क्यों हैं, क्या जरूरत है पाचन करने की। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जरूरत है पाचन करने की। तो पाचन करने के लिए पहले नंबर समझते हैं पाचन होता क्या चीज है। तो पाचन होता है कि कोई कंप्लेक्स मॉलिक्यूल है, जटिल अणु को
सरल अणु में तोड़ देना, जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ देना। जैसे स्टार्च है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज इन सब में तोड़ देना, छोटे छोटे अणु में तोड़ देना, यही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। सर जी छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए क्या क्यों जरूरत पड़ रही है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारी सेल कितनी बड़ी है? बहुत छोटी, बहुत छोटी। हम अपने नग्न आंखों से उसको एक सेल को नहीं देख सकते हैं। तुम आप बताइए, जब आप कोई रोटी खाते हो तो उसको अपने माउथ में चबाते हो, दांत से उसको पीसते हो, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा रहता है कि जिसको सेल अपने अंदर उसको नहीं ले पाती है। तो उनके डाइजेशन के लिए केमिकल प्रोसेस प्रोसीड किया जाती है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो केमिकल रिलीज किया जाता है, एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, वो ग्लैंड्स के थ्रू होता है, ग्रंथि के थ्रू होता है। तो उनको और छोटा कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको कहो कि सर जी ऐसा कैसे नहीं, क्योंकि जो आपको पता है कि जो ये ग्लैंड्स जो ये सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इनमें जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसके यानी दरवाजा कह सकते हो, जो दरवाजा होता है बहुत छोटा। जैसे मैं आपको एक व्यवहारिक भाषा में बोल रहा हूं कि जैसे मैं कह दूं कि 5 किलो का एक लड्डू बनवा दूं आपके लिए। लड्डू समझते हो, जो गणेश जी ज्यादा खाते थे, गणेश जी का पसंदीदा, ये आप समझ सकते हो भोजन है ये। तो लड्डू अगर मैं 5 किलो का एक लड्डू बनवा दूं, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप डायरेक्टली मुख को ओपन करके, अपने माउथ को ओपन करके आप डायरेक्टली 5 के 5 किलो का लड्डू आप अपने अंदर डाल लो, क्या ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उसको उसमें से तोड़ेंगे, उसी प्रकार से छोटा करेंगे हम, क्योंकि हमारा मुंह उतना बड़ा नहीं है। उसी प्रकार से सेल्स में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जितना बड़ा उनको रिक्वायर होता है, उतना बड़ा जो ग्रंथि होते हैं उनके केमिकल उनको तोड़ते हैं भोजन को, जिससे सेल वो आराम से ले सके। तो चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली क्या है। पाचन तंत्र। आपको मैंने बताया कि पाचन तंत्र है क्या चीज बेटा? पाचन तंत्र है क्या चीज, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पाचन तंत्र जब यानी ग्रुप में कोई भी ऑर्गन ग्रुप में काम करने लगता है तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, यानी पाचन तंत्र कहते हैं। आपको पता है माउथ भी इन्वॉल्व होता है पाचन में, ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अब आपके पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक भी है आपका, ये सब लीवर है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा बात? इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती हैं। तो बहुत से ऑर्गन मिल करके यदि पाचन कराते हैं, ठीक, बहुत से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली पाचन है क्या चीज, डाइजेशन है क्या चीज। तो आपको पता है कि जब हम जटिल अणु को कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? छोटे अणु में, स्मॉल मॉलिक्यूल यानी सरल अणु में, सिंपल अणु में, मॉलिक्यूल में उसको बदल देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा पाचन। उसे क्या कहा जाता है कि ये पाचन हुआ, उसे पाचन कहा जाएगा। अब पाचन किस प्रकार का प्रोसेस है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। फिजियो केमिकल, अब इसका क्या मतलब होता है बेटा? फिजियो का मतलब तोड़ फोड़, सारे बात। फिजियो का मतलब तोड़ फोड़, यानी आप देखते हो कि आपने रोटी लिया, अब क्या ऐसे निगल लेते हो डायरेक्ट रोटी को कि यहां से जा करके आराम से आपके स्टमक में यहां पे पहुंच जाए? ऐसा नहीं होता ना। पहले आप रोटी लेते हो, उसको दह चबाब उसको पकड़ के आप छोटे छोटे करते हो, तो वो क्या हुआ? वो फिजियो वर्क हुआ, यानी भौतिक वर्क। और केमिकल यानी जब वो उसमें केमिकल यानी एंजाइम्स का मिश्रण होने लगे। समझ पा रहे बात? इसीलिए पाचन को फिजियो केमिकल प्रक्रिया है ये कहा जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत समझिएगा। यानी इसका पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, पाचन होगा, डाइजेशन हो जाएगा, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, और वहां से उस एब्जॉर्ब किया हुआ मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक करके हम एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। वो अलग आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस में मैं बताऊंगा, जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहां पे मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है कि वो भोजन से क्या प्राप्त करता है?
ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरी बात, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उनको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे कौन? जैसे आपका विटामिन हो गए। ये विटामिन बहुत माइन्यूट होते, बहुत छोटे होते हैं, इनको सेल डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, डायरेक्टली ले लेती है सेल। जैसे आपका H2O हो गया, वाटर, जल, खनिज हो गया, ये सब बहुत छोटे होते हैं जिनको सेल डायरेक्टली क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत छोटे होते हैं इनका पाचन नहीं होता है, इनको डायरेक्टली अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख करके दिया है, तो आप याद रखिएगा। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि यहाँ पे देखिए मैंने, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किसे कहेंगे? जिसमें एक समूह में कोई भी ऐसा तंत्र, कोई भी, मैं ये कोई की किसी की बात कर रहा हूं, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे तंत्रिका तंत्र हो, किसी में भी जब एक से अधिक समूह में ऑर्गन काम करेंगे तो उसे तंत्र बोला जाता है। ये बात आपके समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई चीज इन्वॉल्व है, जैसे ये ओइसोफेगस हो गया, ईसोफेगस लोग इसको बोलते हैं, या आप फूड पाइप भी बोल दीजिए, तो ये भी एक ऑर्गन हो गया, समझ लीजिए। यहाँ पे लीवर हो गया, ये भी हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, ये अलग अलग मिल करके क्या करते हैं? यही सब पाचन करते हैं। तो पा रहे बात मेरी? तो आई होप आपके समझ में आता होगा। अब बात करते हैं कि आप समझिए कि पाचन हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाचन 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? यानी पाचन के लिए मनुष्य में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहले नंबर आहार नाल, आहार नाल में पाचन होता है, और उसका पाचन करने के लिए ग्रंथि भी इन्वॉल्व होती हैं, ग्लैंड्स। तो कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। आहार नाल में पाचन होगा। मान लीजिए आहार नाल क्या है? कुछ बच्चे होते हैं, इसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। एलिमेंट्री, बहुत बच्चों को ऐसा पता होगा कि जो आहार नाल है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां से खत्म हो जाता है। आहार नाल यही समझते हो आप ना, बट आज से अपना कंसेप्ट चेंज कर दो। आहार नाल आप उसको कहोगे कि जब भोजन आपके मुंह में इंटर किया और भोजन जहां जहां ट्रेवल करेगा, जहां यानी मुख से लेकर के फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और अल्टीमेटली उस कहां पे पहुंच जाएगा? अल्टीमेटली कहां पे पहुंचेगा? रेक्टम पे। तो मुंह से लेकर के जब तक आप अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, लैट्रिन के रूप में उसको बाहर नहीं निकाल देते हो, जहां तक वो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आहार नाल। ये नहीं कि यहां से लेकर के केवल यहीं तक इसको आहार नाल बोलेंगे। ये बात आपके समझ में शायद आ रहा होगा। यानी मुख से लेकर के एनस तक जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी जहां पे भोजन ट्रेवल करेगा उन सभी को मिला करके आहार नाल बोला जाता है। वो सभी आहार नाल ही होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पाचन हमारे शरीर में 2 चरणों में होती है, ये आपको पता है। पहला नंबर आहार नाल, यहां पे आप देख रहे होंगे, मैं आहार नाल की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए आहार नाल, और दूसरा पाचक ग्रंथि, यानी 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं पाचन करने के लिए। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में जीआईटी बोलते हैं। याद रखिएगा, मैं कभी कभी जीआईटी वर्ड यूज करूंगा, तो इसको आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है? डू यू नो अबाउट इट? 32 फीट। कितना लंबा होता है? 32 फीट। आजकल जमीन खरीदने के लिए 1 फीट लेते हैं, वो वाली फीट की बात कर रहा हूं मैं। 32 फीट का होता है।
ये चीज याद होना चाहिए। कितने फीट का होता है? 32 फीट का होता है। अब इस आहार नाल में कौन कौन से मुख्य ऑर्गन है, अंग है जो एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, उनके बारे में समझिए आप। पहला नंबर मुख गुहा। मुख गुहा यानी मुख गुहा का मतलब क्या है? मुख का मतलब होता है मुंह, और गुहा, गुहा वहां पे वर्ड यूज किया जाता है जो खाली स्थान में, खाली स्थान को गुहा बोला जाता है। आप माउथ को ओपन करके देखिए, इसमें क्या है? खाली स्थान है। इसको इंग्लिश में बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, या ओरल बोलो या माउथ बोलो, तीनों आप चीज बोल सकते हैं। दूसरा आपका आता है, दूसरा अंग जो आहार नाल का है वो ग्रास नली, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। ओइसोफेगस, ईसोफेगस दोनों बोलते हैं इसको। तीसरा आता है आपका आमाशय, जिसको स्टमक बोलते हैं। और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आपका आता है एनस, जहां पर काइल प्रेजेंट होता है। मैं देखिए, मैं एक वर्ड बोला हूं काइल, बेटा मैं वर्ड, हमारे वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं काइल बोल रहा हूं, काइल। अपशिष्ट पदार्थ को काइल बोला जाता है। आप कहां पे काइल बोलोगे, कब आप इसको काइल बोलोगे, कब आप इसको बोलस बोलोगे, मैं उसको तो आपको एलोबरेट करके दूंगा ही। बट एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो समझना चाहते हैं पहले उस चीज को जानते हैं कि जब हम पाचन पढ़ेंगे तो पाचन में हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है, जो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में आपको इन ग्लैंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट इन ग्लैंड्स के बारे में कि ये किस प्रकार से हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इसके बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि पहले ग्लैंड्स जो आती है, जो फूड्स का डाइजेशन करती है, वो लार ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। फिर आती है आपकी जठर ग्रंथि, जो स्टमक में पाई जाती है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यकृत या पित्ताशय, यानी लीवर या गॉल ब्लैडर। फिर अग्न्याशय। अग्न्याशय याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार तो वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया था ये कि पूर्ण भोजन का पाचन करने वाले ग्रंथि का नाम बताओ, तो वो पैनक्रियाज होता है, याद रखना। ये भोजन का पूर्ण पाचन करता है, पूर्ण पाचक है ये, पूर्ण पाचक यानी पूरी तरह से भोजन को डाइजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम सिक्रीट्स करता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और ये तीन के तीनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसका फंक्शन कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आप यहां पे केवल इतना समझो कि पूर्ण पाचक है। ये क्या है? पूर्ण पाचक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे आंत्र ग्रंथियां, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन में होती हैं, इसके बारे में। फिर यही सब चीजें हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ग्रंथि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, किसके बारे में पढ़ते हैं आप? एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हो और एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहोगे, इसके बारे में समझते हैं। इंडो का मतलब होता है, आप ये समझ लो अंदर की बात है, यानी अंदर डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए डोंट टेक इट रॉन्ग, जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, नस है, जिसको आप आर्टरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, या विन बोल दो, जो भी आपके समझ में आता है। ठीक, कैपिलरी भी बोल सकते हो, कैपिलरी तो खैर अलग हो जाएगा। इंडोक्राइन, मान लीजिए कोई भी ग्लैंड्स है, यहाँ पे कोई ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स है। यदि कोई भी ग्लैंड्स डायरेक्टली अपने सब्सटेंस यानी एंजाइम जो उसके अंदर भरा हुआ है उसको डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है, कहां छोड़ती है? डायरेक्ट ब्लड में। बात को बहुत गहरे से समझिएगा। डायरेक्ट कोई भी ग्लैंड अगर अपने एंजाइम्स को डायरेक्ट या हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है तो उसे बेटा बोला जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसे क्या कहा जाएगा? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यदि कोई ग्लैंड्स पहले
पहले अपने एंजाइम्स या हार्मोन्स को अपने हॉलो डक्ट में छोड़ती है। देखिए ये डक्ट नली अपने नली में छोड़ती है और उसके बाद में वो जाकर के ब्लड में पहुंचता है या डक्ट में रहता है, तो इसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो डायरेक्ट उसके अंदर हार्मोन या एंजाइम्स बनेंगे वो डायरेक्टली कहां पे छोड़ा जाएगा? ब्लड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो डायरेक्टली ब्लड में ना छोड़ करके इनडायरेक्टली उसको छोड़ेंगे और वो हालो जो नली होगी वहां पर छोड़ेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये क्या है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, दोनों है। यहाँ पे देखेंगे आप पैनक्रियाज, मैंने यहाँ पे भी इसको लिखा हुआ है। जो लार ग्रंथि है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्वीट ग्लैंड यानी जो पसीना निकालती है, स्वीटिंग करती है, वो ग्लैंड वो भी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे। मैं केवल यही समझाना चाहता था। अब बात करते हैं हम लोग कि पहले बात करेंगे कि अभी आपने पीछे पढ़ा ही है, पीछे आपने देखा ही है, सॉरी पीछे आपने देखा ही है कि अब हम पहले स्टार्ट करते हैं आहार नाल से। आहार नाल को, आहार नाल का पहला हेडिंग मुख गुहा पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी के बारे में, और इससे रिलेटेड जो ग्रंथि आएगी वहां पे, जो ग्रंथि पाई जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हेडिंग हमारा क्या होगा? क्या पढ़ने वाले हम लोग? मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। मजा आ रहा है आप लोगों को? अगर पढ़ाई में मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मजा आ रहा है फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग बात तो मानने वाले हो नहीं। ठीक, चलिए बात करते हैं बेटा मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा आप देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुख का मतलब आप माउथ, गुहा यानी खाली स्थान। तो जो खाली स्थान होता है मुख के अंदर उसे गुहा बोला जाता है। आप इसको बक्कल कैविटी भी बोल सकते हो, ओरल भी बोल सकते हो, या माउथ भी कह सकते हो। समझ में आ रही बात? माउथ भी कह सकते हो इसको, जो आपके मन में आए बोलो, क्या दिक्कत है? समझ में आई बेटा? अब देखते हैं मुख गुहा में दांत, ये दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दांत है। मुख गुहा में दांत, लार ग्रंथि तथा जीभ पाई जाती है। ये आपको शायद इस फिगर से आपको क्लियर होगा, विजुअल है या नहीं विजुअल है? ठीक, यहां पे आप देख रहे हो दांत भी पाई जा रही है, जीभ भी पाई जा रही है, और क्या बोला है? लार ग्रंथि भी पाई जाती है। यहां पे गलफड़े पे, गलफड़े के अंदर होती है, समझ पा रहे बात? तो लार ग्रंथि भी होती है। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दांत के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि एक्चुअली दांत का क्या फंक्शन है, किस तरह से मैं डिटेल में इसको बताऊंगा आपको। बट यहाँ पे क्योंकि हमें पाचन पढ़ना है, तो पाचन को पढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही आता है कि हम इसके बारे में स्टडी करें, दांत के बारे में। क्योंकि बक्कल कैविटी में कोई भी चीज आप लेते हो तो भोजन को पहले मुख में रखते हो, तो मुख में क्या प्रोसेस होता है उसको समझाने के लिए आपको दांत समझना पड़ेगा। समझ पा रहे बात? तो पहले नंबर, दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हिंदी में पढ़ देता हूं, कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इंसीजर किसे कहते हैं, कृंतक किसे कहते हैं? तो आप देखते होंगे, आपको शायद पता होगा कि जो आपका ये सबसे आगे वाला दांत है, चौथा, यानी 4 दांत ऊपर, ये देखिए, ये आपका, ये आप देखेंगे एक,
4 के 4 ये और 4 नीचे, इसे बोलते हैं इंसीजर। ये देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है? इंसीजर। यानी जो चौड़ा वाला दांत है आपके सामने वाला, जो जस्ट सामने वाला ये वाली दांत जो एकदम चौड़ी हुई दांत है, वो क्या है? इंसीजर है। ये नंबर में कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ये बात क्लियर है? ये बहुत धारदार होते हैं और ये कोई भी चीज को काटने के लिए, जब आप कोई भी चीज खाते हो तो ऐसे काटते हो, तो ये काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये काटते हैं, कोई भी चीज को उतरते हैं। ठीक। दूसरी बात, आपका सेकंड टीथ आता है कैनाइन। अब कैनाइन के बारे में बात करते हैं। कैनाइन कौन सा दांत होता है? तो आपको पता होगा, ये जो नुकीले वाला दांत होता है, आप देखते होंगे ये नुकीले वाले दांत जो चिड़ने और फाड़ने का कार्य करता है। आप देखते होंगे जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे कुत्ता, जैसे शेर इन द सेंस बाघ, इनका जो टीथ होता है, कैनाइन टीथ होता है, वो बहुत लार्ज होता है। हम लोगों के कंपेयर में बहुत लार्ज होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं? वो मांस को फाड़ते हैं, नोच के, ऐसे नोच के फाड़ते हैं वो। तो जो कैनाइन टीथ होता है, इसका कार्य होता है कि ये कोई भी चीज को फाड़े, किसी भी चीज को चीड़े। आप कभी धागा काटते होंगे, आपकी मम्मी ने कभी धागा काटने के लिए कहा तो आपने कैनाइन टीथ का ही यूज किया होगा। सोच के देखो, तो सारे बात, तो ये बात आपके समझ में आना चाहिए, कैनाइन टीथ। तो तीसरा नंबर का जो दांत है वो अग्र चरवड़ा का है, जिसको इंग्लिश में प्रीमोलर्स बोलते हैं। और प्रीमोलर्स आप देखते होंगे, ये है, देखिए प्रीमोलर्स, ये इसे प्रीमोलर्स बोलते हैं। जो कैनाइन के जस्ट बगल में होता है, पीछे होता है, उसे प्रीमोलर्स बोलते हैं। ये वाले दांत, इसको क्या बोलेंगे? आप अंदर देखेंगे, जो ये कैनाइन टीथ है, इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे ये वाले पोर्शन को, तो इसे प्रीमोलर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको मोलर्स बोलते हैं, यानी चरवड़क। चरवड़क का काम होता है कि भोजन को पीसे। ये क्या काम करेगा? पीसने का काम करेगा। और अग्र चरवड़क का काम होता है, यानी प्रीमोलर्स का काम होता है कि ये भोजन को कुचलना और पीसना दो अलग अलग बात होती है। कुचलना की उठा उठा के उसी पे कूचे, और पीसने का मतलब वहां से आके रगड़ के जाए, रगड़ के। तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे शेप जो बना हुआ है इंसीजर का शेप ऐसा होता है। आप देखेंगे कैनाइन्स बहुत नुकीली होती है, आपको दिखाई दे रहा है टॉप पे। ये प्री मोलर्स जो होते हैं, ये वाले टीथ, और मोलर्स भी लिखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया है। शायद इसका मैंने डिफिनेशन भी लिखा है, देखेंगे आगे। हाँ, ये लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि जो इंसीजर होता है ये कितने नंबर पे पाया जाता है? 8 नंबर में। यानी ये कितना होता है बेटा? 8। अभी आपको मैंने पीछे ही बताया है, 8 होते हैं। ये भोजन को कुतरने का कार्य करता है। कुतरने का मतलब काटने का कार्य करता है, छोटा छोटा करने का काम करता है। ठीक है? जैसे कोई भी आप गाजर खा रहे हो, मूली खा रहे हो, तो क्या आप पूरा मूली अंदर डाल लेते हो? अंदर मूली थोड़ा डालते हो। पहले आप ऐसे पकड़ते हो उसको, फिर ऐसे काटते हो। तो जो काटने का काम है, कुतरने का काम होता है, वो कौन काम करता है? आपका इंसीजर करता है। ठीक। दूसरी बात, रदनक आया, यानी कैनाइन टीथ। इसे भेदक, या देखो भेदक, यानी भेदक मतलब क्या है? भेदने वाला, भेदने वाला। समझ पा रहे बात? भेदक दांत भी कहते हैं। भेदना माने छेदने वाला, किसी चीज को छेदना और फिर उसको जब छेद जाए तो उसको मतलब निकाल लेना, फाड़ देना। तो इसीलिए इसे भेदक दांत भी बोला जाता है। ये नंबर में 4 होते हैं। कितने नंबर के पाए जाते हैं बेटा? ये 4 नंबर के होते हैं, माने 4 पाए जाते हैं। सॉरी, ये 4 पाए जाते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। ये लंबे व नुकीले होते हैं, जिसके कारण ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये पहले मैंने आपको बताया था कि जो कुत्ता होता है या शेर होता है, उसके चारों तरफ जो दांत बड़ी बड़ी होती है, उसका क्या कार्य होता है बेटा? तो उसका यही कार्य होता है कि वो उस दांत से किसी भी मांस को, कच्चे मांस को फाड़ सके, चीर सके। और बहुत से साइंटिफिकली प्रूवन इसको ये माना जाता है कि जिनके अंदर कैनाइन टीथ पाया जाता है वो मांसाहारी होते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी कैनाइन टीथ पाया जाता है।
तो मनुष्य भी मांसाहारी है। यानी ऐसा साइंस मानता है कि जिनके अंदर केनाइन टीथ पाया जाएगा वो मांसाहारी होंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? कच्चे मांस को फाड़ने के लिए किया जाता था पहले भी। हम लोग अब मान लीजिए उतना नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं मांस को, जो नहीं कर रहे हैं तो वो मतलब वो डिजेनरेट होते जा रहे हैं दांत। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि केनाइन टीथ है कुल मिला के, तो उसे आप मांसाहारी जीव मानेंगे साइंस के हिसाब से। अब पढ़ते हैं प्रीमोलर्स के बारे में। ये प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होता है। प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होता है। तो प्रत्येक जबड़े में, तो जबड़े कितने हैं बेटा हमारे पास में? 2, और 2 जोड़ी होता है यानी 4, तो 4 दूनी 8। टोटल कितने आपके प्रीमोलर्स होंगे बेटा? 8। कितने प्रीमोलर्स आपको मिलेंगे? 8 प्रीमोलर्स ह्यूमन में पाए जाते हैं। यानी जो अग्र चर्वणक दांत जो होता है। अब 2 जोड़ी, और ये भोजन को कुचलने का कार्य करता है। अभी आपको पीछे ही मैंने बताया है क्या काम करता है? कुचलने का। कुचलने का मतलब समझ रहे हो? ऐसे ऐसे कुचलना, दबाना किसी को, उसे कुचलना कहते हैं। चर्वणक यानी मोलर्स, प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी, यानी 3 जोड़ी यानी 6 की बात हो रही है। एक में 6 है, एक में 6 है, तो दोनों जबड़े में कितने होंगे? 12। कितने? 12। तो 12 मोलर्स पाए जाते हैं, ये भी याद होना चाहिए आपको। प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी होते हैं और भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। भी आपको मैंने बताया था पीसने का कार्य करते हैं। तो ये था टीथ के बारे में। आइए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं बेटा कि जैसे हम लोगों के अंदर क्या टीथ पाया जाता है, क्या ऐसे सभी के अंदर टीथ पाया जाता है? जैसे हम लोग मान लीजिए हमारे पास टीथ है, मैंने कोई भी चीज रोटी खाया या कोई भी चीज फल खाया तो मैंने उसको कूच के छोटा कर लिया और हमारे अंदर मैंने उसको इंगल्फ कर लिया, अंदर चला गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो केमिकल एंजाइम्स हैं और ये सब उसको डाइजेस्ट कर दिए। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा बेटा कि पक्षियां किस प्रकार से किसी भी चीज को कुतरती हैं? इंसेक्ट किस प्रकार से किसी भी चीज को कुतरते हैं? स्नेल, घोंघा, ये सब किस प्रकार से किसी भी चीज को कुतरते हैं? ये कैसे छोटे करते हैं? किस तरह से पूछते हैं अपने भोजन को? तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड चीज पाई जाती है, उनका अलग अलग नाम होता है। आप देखेंगे कि जो इंसेक्ट्स होता है उसमें मैंडिबल्स पाई जाती है, मैक्सिला पाई जाती है और लैब्रम पाया जाता है। जैसे हम लोगों में टीथ पाया जाता है, उसी प्रकार से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें मैंडिबल्स, मैक्सिला और लैब्रम पाया जाएगा। वो भी दांत की तरह काम करते हैं, वो भी कुतरने का कार्य करते हैं। और जो पक्षी होगा, जो पक्षी होगा उसमें गिजार्ड्स पाए जाएंगे। गिजार्ड्स जो भोजन को पीसने में मदद करते हैं। और स्नेल होगा तो उसमें रेडुला पाया जाएगा। तो जैसे हम लोगों में दांत होता है उसी प्रकार से इनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड टीथ होता है, उनका अलग अलग नाम होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी भूलना नहीं है, क्योंकि नॉलेज वाली चीज है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप देखेंगे यहां पे देखिए इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा आप ले सकते हो कॉकरोच। कॉकरोच में मैंडिबल्स, मैक्सिला और लैब्रम पाया जाता है। ये भी टीथ की तरह ही एक्ट करते हैं, दांत ही होता है। गिजार्ड्स होता है, बर्ड्स में आप देख रहे हो, बर्ड्स में क्या पाया जाता है? गिजार्ड्स दांत की तरह काम करता है। स्नेल में रेडुला पाया जाता है, ये भी दांत की तरह ही काम करता है। जैसे हम लोगों में दांत हमारा जो काम करता है वही चीज इनमें ये काम करता है। अलग अलग नाम है, ये चीज नाम आपको याद होना चाहिए। समझ पा रहे बात? समझ में आ रही है या नहीं? ना समझ में आए तो वो भी बताओ, और समझ में आएगा नहीं तो जाएगा कहां, ये बताओ मुझे। अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, डेफिनेटली। और प्रयास करने से आपको पीछे हटना नहीं है, ना आप हटना है ना मैं आपको हटने दूंगा। समझ पा रहे बात? आपको कंटिन्यू
वीडियो मिलते रहेंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, अब आता है, आपको मैंने क्या बताया था, दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और लार ग्रंथि पाई जाती है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में। अब थोड़ा जीभ के बारे में देख लेते हैं कि जीभ का एक्चुअली क्या फंक्शन होता है, क्या वो कोई डाइजेस्ट करता है। तो एक्चुअली जीभ का कोई डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, बट ये जो क्या काम करता है कि जो भोजन आपने उसको छोटा किया तो उनमें जो लार्वा कह रहा मैं, लार जो होता है, सलाइवा को जो मिक्सचर करता है वो जीभ उसमें मदद करता है। जीभ उसमें क्या करता है, मदद करता है सलाइवा को भोजन में मिक्सचर करने के लिए, मिक्स करने के लिए, मिलाने के लिए। और भोजन को, जो सलाइवा से मिला हुआ भोजन होता है, उसको निगलने के लिए भी जीभ मदद करता है। और सलाइवा के साथ में अगर भोजन मिल गया तो उसे बोलस कहा जाता है। अभी आपके समझ में आएगा, यहां पे सब लिखा हुआ है। यह भोजन को सलाइवा में मिक्स करने में मदद करता है। कौन? ये टंग की बात हो रही है, जीभ की बात हो रही है। और निगलने में भी सहायता करता है। दूसरी, जब पिसा हुआ भोजन और सलाइवा आपस में मिल जाते हैं तो इसे बोलस कहते हैं, याद रखना। और यही बोलस जब आपके स्टमक में बेटा पहुंच जाएगा और स्टमक में डाइजेशन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसी को काइन बोला जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन होने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन से डाइजेशन होने के बाद में अगर वो रेक्टम में पहुंचता है तो उसे काइल बोला जाता है। यही सब चीजें बताएंगे, ये सब चीजें बहुत आसान है, आपके समझ में आएंगे। बट ये है कि आप लोग इसको देखते रहिए। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं, लार ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। लार ग्रंथि के बारे में, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड जो है इसके बारे में बात करते हैं, जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी में पर डे कितना लीटर, मतलब हमारे मुख से कितना लीटर लार निकलता है? तो 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर पर डे एक स्वस्थ मनुष्य लार को निकालता है। और ये बच्चों में ज्यादा निकलता है, बच्चों में ज्यादा निकलता है। तो इसके बारे में भी लॉजिक है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। बट एक्चुअली आपको जो मोटी मोटी ज्ञान है वो ध्यान में रखना है कि जो लार ग्रंथियां एक दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है कर्णपूर्व, यहां नाम से ही समझ लो बेटा, कर्णपूर्व यानी कान से पहले लार ग्रंथियां, यानी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स। अब पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स जो आप देखते हैं, जो आपको पता है कि जो सांप में पॉइजन प्रोवाइड करता है, पॉइजन देने वाले ग्रंथि को ही पैरोटिड ग्लैंड हम मनुष्य में कहते हैं। जो यहां पे आप देखेंगे पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, ये ग्रंथि बड़ी होती है, ये ग्रंथि बड़ी होती है। तीनों में से सबसे, क्योंकि 3 जोड़ी होते हैं, सबसे ज्यादा ये बड़ी होती है लार ग्रंथियों में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यही सांप में जहर प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड्स, यही बेटा सांप में जहर जो प्रोवाइड करता है, जो ग्लैंड्स, वो यही ग्लैंड्स होता है। समझ पा रहे? कुछ बात समझ में आ रही मेरी? चलिए, यह कान के नीचे या कपाल के पास या कपाल में स्थित होता है। कान के नीचे या कपाल में स्थित होता है या इसके पास में स्थित होता है। यह स्टेनसेंस डक्ट, ये इसका नाम ही है, इसका हिंदी नहीं है, ये याद रखना। स्टेनसेंस डक्ट द्वारा मोलर के पास खुलता है। अब मोलर आपको पता है, सबसे पिछली वाले दांत, सबसे पिछला वाला दांत आपको पता है, ये वाला मोलर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, इसकी ये सबसे पीछे वाले, यहां पे आके ये खुलता है, यहां पे आके खुलता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए बेटा आपको। आई होप आप लोगों के समझ में अच्छे से आ रहा है। तो ये मोलर के पास में आके खुलता है। अब चलते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा,
तो ये कर्णपूर लार ग्रंथियां हो गई। इसके बारे में और आगे ग्रंथि हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे दूसरा ग्रंथि है आपका अधोहनुलार ग्रंथि, यानी सब मैग्जिलरी सैलिवरी ग्लैंड। सॉरी, यहाँ दूसरा है, दूसरा आप यहाँ पे इसको दूसरा लिखिए, ये तीसरा है। आई एम सॉरी, इसको ध्यान नहीं दिए। अधोजीवा लार ग्रंथि यानी सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड यह जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। जीभ के ठीक नीचे, जैसे हमारा ये जीभ है तो इसके ठीक नीचे स्थित होगा, ठीक। और जो ये छोटी ग्रंथ होती है, ये कैसी ग्रंथ होती है? इन तीनों में सबसे छोटी ग्रंथ होती है। समझ में आ रही है बात? यह निचले जबड़ों में कई दांतों के पास खुलती है। जो निचला वाला जबड़ा होता है ना, ये वाली जबड़ी, ये वाले जबड़े में निचले जबड़ों में कई दांतों के पास में ये ग्रंथ जाकर के खुलती है। समझ पा रहे बात? अधोहनुलार ग्रंथ यानी सब मैग्जिलरी, यानी यह निचले जबड़ों के पश्च भाग में स्थित होती है। निचले जबड़ों के पश्च भाग में, ये निचला जबड़ा है तो इसके सबसे पाछे भाग में स्थित होता है। और यह अगले दांतों में, और ये अगले दांतों में, ये पिछला वाला मान लीजिए पिछला दांत, तो यहाँ की बात करिए, अगले दांतों में ओटन्स डक्ट के द्वारा खुलती है। ओटन डक्ट के द्वारा खुलती है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किस डक्ट के द्वारा अगले दांतों में खुलती है, तो ओटन डक्ट के द्वारा खुलती है। और लार में पाए जाने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे आप देखिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझना इंपॉर्टेंट ये है। तो जो लार में एंजाइम पाए जाते हैं उनका क्या नाम है, उनका फंक्शन क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। तो लार में एंजाइम्स जो ये ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, उन एंजाइम्स का नाम है, पहला एंजाइम्स है आपका लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है बेटा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करता है? ये जीवाणुनाशी होते हैं। जीवाणुनाशी का मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। आप देखते हैं कि बहुत आप छोटे थे और आपने छोटे आप थे और आपने कई बार मिट्टी खाया होगा, और आपको पता है एक चम्मच में कितनी बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है? तो आप भोजन करते हो तो क्या बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं जाता? आप सांस लेते हो क्या बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं जाता है? तो उन बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए भगवान ने इतना बुद्धिमानी काम किया कि भगवान ने उन बैक्टीरिया को मारने का हथियार मनुष्य को पहले दे दिया कि इनके पास में ऑलरेडी ये चीज रहे कि जैसे ये आएंगे, ये पहुंचेंगे, जैसे लार में लाइसोजाइम मिलेगा और इनको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो बैक्टीरिया, जैसे कोई भी बच्चा खेलता देखते नहीं हो, कोई भी चीज देते हो वो खा लेता है, धूल उल में खेलता उलता रहता है और धूल उल में कोई भी चीज पड़ा रहता है वो मुंह में डाल लेता है, तो बैक्टीरिया भी तो उसके मुंह में जा रहे हैं। तो उन बैक्टीरिया को कौन किल करेगा? उन बैक्टीरिया को किल करने का काम क्या है? किसका बेटा? लाइसोजाइम का। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। बच्चे हमारे होशियार हैं, समझदार हैं, समझते हैं। फिर आप देखते हैं, अब इसको दूसरा तीसरा मान लो, ये दूसरा तीसरा, ये भी एक ही काम करता है, दोनों है। टाइलिन, देखो इसको पटाइलिन ना पढ़ना कि पटाइलिन, यहां पे कोई किसी को पटाता नहीं है, ये सीबीएसई वाला काम नहीं चल रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये टाइलिन नाम है, क्या नाम है इसका? टाइलिन। पी साइलेंट है बेटा, पी को नहीं पढ़ना है आपको। टाइलिन और डायस्टेज, ये दो एंजाइम होते हैं जो स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? स्टार्च। स्टार्च क्या है सर जी? तो स्टार्च माने मंड। तो आप गेहूं आप देखते हो ना, तो गेहूं पे पीला पीला रंग, जो गेहूं का कलर होता है पीला पीला रंग, जो उसके ऊपर परत होती है उसी को मंड बोला जाता है। ये चावल होता है, चावल के परत जो सफेद सफेद परत होती है उसी को मंड बोला जाता है। अरे भाई, अगर गेहूं वैसा नहीं समझ में आता, चोकर समझते हो? चोकर चालते हो चलनी से, तो जो ऊपर आपको निकलता है चोकर दिखाई देता है, वही मंड है, वही स्टार्च है। और अगर आप 100% स्टार्च को बेटा, अगर आप उसे आटा से निकाल देते हैं, जो गेहूं का आटा होता है, तो बेटा मैदा बन जाएगा। इसीलिए आटा के अंदर चोकर होना, आप 100% चोकर नहीं निकालते हैं। आप अगर 100% निकाल देंगे तो मैदा हो जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए चोकर होना अति आवश्यक है, चोकर जरूरी है। और मैदा वाला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले टाइलिन और डाइस्टेन क्या करेंगे भाई, जब आप खाओगे ही नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कुछ क्लिक कर रहे हैं यहां पे? तीसरा जो एंजाइम्स होता है म्यूकस। तीसरा क्या है? म्यूकस। अब म्यूकस क्या कार्य करता है? म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब म्यूकस भोजन को चिपचिपा, आप कभी कभी खाना खाते हो तो आप अटक जाता है मतलब गले में, आपको पानी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए उस समय पे पानी ना मिले तो आप मतलब धकेलते हो अंदर कि किसी प्रकार से अंदर जाए, किसी प्रकार से अंदर जाए। तो उसको अंदर पहुंचाने के लिए कोई चीज होना चाहिए, कोई चीज तो होना चाहिए। भोजन को चिपचिपा होना चाहिए तभी तो अंदर जाएगा। तो भोजन को चिपचिपा करने के लिए क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है। ये लार ग्रंथि में पाया जाता है। ये लार ग्रंथि सिक्रेट करती है, जो भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। फिर हम उसको क्या कर लेते हैं? फूड पाइप में उतार लेते हैं। समझ पा रहे बात मेरी? तो आज के लिए मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा आपको। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखें। अगर आपको समझ में नहीं वैसे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको सब लगता है कि ये थोड़ा कंसेप्चुअल है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं केवल अभी मुख के बारे में बता रहा हूं कि मुख में आखिर किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, दांत किस प्रकार से एक्शन कर रहे हैं, जीभ किस प्रकार से एक्शन कर रहा है, जो सेलियरी ग्लैंड्स हैं वो किस प्रकार से एक्शन कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं भोजन पे, उनके बारे में मैं बताया हूं। वीडियो अगर मैं इसका कंप्लीट पढ़ाता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट में बनाऊंगा डाइजेशन को, और धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से, SWS इंस्टीट्यूट स्कॉलर विद शिवा कार्ड। मैं सचिन सर हमेशा आपके साथ में आपके लिए काम करता रहूंगा। बशर्ते मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को देखिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। जब कोई लाइक या शेयर नहीं करता बेटा तो थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि क्या मतलब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं या कोई मतलब किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, फिर अच्छे जोश के साथ में, अच्छा कंटेंट के साथ में, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ में वहां पे बात करेंगे। तो मैं अपने यहीं पे क्लास खत्म करता हूं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।